नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीयूटी 2023 की तैयारी करने वालों मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिस्ट्री डोमेन में आप लोगों के लिए एक और वन शॉट लेकर आया हूं। और आज का वन शॉट हम लोगों का बच्चों किसान, जमींदार और राज्य पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों चर्चा करते हैं हम लोग। आज का हम लोगों का वन शॉट जो है बच्चे वो क्या है, तो किसान, जमींदार और राज्य हम लोगों को देखने को मिलता है। बच्चे किसान, जमींदार और राज्य, ये टॉपिक हम लोगों का किस काल का देखने को मिलता है बच्चे, तो ये मध्य काल का देखने को मिलता है। किस काल का देखने को मिलता है बच्चे, तो मध्य काल का हम लोगों को देखने को मिलता है। और मध्य काल में कब का बच्चे, तो 16वीं से 17वीं सदी के बीच। ठीक है बच्चे, 16वीं से 17वीं सदी के बीच का हम लोगों को किसानी पे चर्चा करने हैं। ठीक है, किस प्रकार की कृषि होती थी, कितने प्रकार की कृषि होती थी, ठीक है, कौन कौन से भू राजस्व टैक्स लिए जाते थे बच्चे, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, राज्य के अंदर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी व्यवस्थाओं पे ठीक है हम लोगों को चर्चा करनी है। और एक चीज और बता दूं बच्चे, मध्यकाल में 16वीं से 17वीं सदी की हम लोग बात करें तो इस समय हम लोगों को मुगल साम्राज्य देखने को मिलता है। तो मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को बच्चे मुगल कालीन की कृषि व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और राज्य के ऊपर क्या करना है, हम लोगों को चर्चा करनी है। इतना समझ में आया बच्चे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात करें हम लोग किसान, जमींदार और राज्य में, तो 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। कहां रहते थे बच्चे, तो लगभग 85% लोग हम लोगों को गांव में देखने को मिलते हैं। किस दौरान बच्चे, तो 16वीं से 17वीं सदी के दौरान। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे थे। कृषि किसानों और जमींदारों के आम व्यवसायों ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता क्या कर दिया था बच्चे, क्रिएट किया था या यहां पर बनाया था। ठीक है बच्चे, इतनी बात हुई हम लोगों की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चे। हम लोग आगे चर्चा करने वाले कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। सुनना बच्चे, इसमें इस काल में मतलब हम लोग बात करें मुगल कालीन या 16वीं से 17वीं सदी के दौरान। ठीक है बच्चे, इस काल में कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ठीक है बच्चे, कृषि समाज की मूल इकाई गांव थी जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे, जैसे मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, 16वीं से 17वीं शताब्दी की शुरुआती इतिहास के प्रमुख स्रोत क्रॉनिकल और दस्तावेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात हुई हम लोगों की यहाँ पर इसके ऐतिहासिक स्रोत, इस काल को हम लोगों को जानने के। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। अब आगे बढ़े मुगल साम्राज्य के दौरान। ठीक है, हम लोग बात करें कि जो किसान थी वो जमींदार व्यवस्था थी और राज्य थी, उसी पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत हम लोगों को क्या देखने को मिलती है बच्चे, तो कृषि हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, यही कारण है कि राजस्व अभिगमनकर्ता, कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। ठीक है बच्चे, अब बात करें हम लोग मुगल साम्राज्य में जो व्यवस्थाएं थी उनको हम लोगों को बच्चे आयनाए अकबरी से देखना है, क्योंकि इस काल की जो कृषि व्यवस्था थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी बच्चे, ठीक है, उसमें जो राज्य की स्थिति थी उस पे जो प्रकाश डाला है ना, इस आयनाए अकबरी के द्वारा ही डाला गया है। और आयनाए अकबरी लिखा किसके द्वारा गया था बच्चे, तो अकबर के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है अबुल फजल। ठीक है बच्चे, अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से भी आते थे। ठीक है, अबुल फजल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चर्चा करें। आयनाए अकबरी सभी स्त्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था। ठीक है, आयनाए अकबरी जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा या अकबर के दरबारी के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। यही मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये आयनाए अकबरी क्या कहता है, ठीक है, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। अब क्या कहता है आयनाए अकबरी बच्चे, सुनना। आयनाए अकबरी, ठीक है, आयनाए अकबरी का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग
सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईनाए अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का, ठीक है, नजरिया है। ठीक है बच्चे, ये आईनाए अकबरी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आईनाए अकबरी 5 पुस्तकों से बना है। कितने पार्ट में बच्चे ये? तो कुल 5 किताबों से मिलकर बना है, 5 पार्ट में देखने को मिलता है, जिनमें से पहली 3 पुस्तकों में अकबर के शासन के, ठीक है, अकबर के शासन के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है बच्चे, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आईनाए अकबरी कुल 5 पुस्तकों से मिलकर बना है बच्चे। शुरुआत की जो 3 पुस्तक है इसमें अकबर के शासन प्रशासन का क्या देखने को मिलेगा बच्चे आप लोगों को? तो वर्णन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? अकबर के शासन प्रशासन का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथी और 5वीं पुस्तकें लोगों की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित हैं और इनमें अकबर के शुभ कथनों का क्या है बच्चे? तो हम लोगों को संग्रह देखने को मिलता है। समझ में आया बच्चे? शुरुआत की 3, 1, 2, 3 ये अकबर के किससे संबंधित है बच्चे? शासन प्रशासन से। और दो और जो चौथी और 5वीं है ये हम लोगों को अकबर के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है और अकबर के इसमें क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को? शुभ कथन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आईनाए अकबरी कुल 5 पार्ट में हम लोगों को देखने को मिलती है। चलें बच्चे आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा है बच्चे एक, ठीक है, अपनी सीमाओं के बावजूद आईनाए अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण सा दस्तावेज बना हुआ है। ठीक है बच्चे, इतना सारी हम लोग देखें आईनाए अकबरी में जानकारी, लेकिन उस अवधि के इतिहास को जानने में, ठीक है, ये एक साधारण सा हम लोगों को दस्तावेज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस मुगल काल में किसान और उनकी जमीन एवं कृषि, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह आईनाए अकबरी के अनुसार ही हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बात करें मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चे, इस लाइन में क्या लिखा है कि मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्त्रोत हैं, फारसी स्त्रोत क्या है बच्चे? तो मुगल काल में जो फारसी, जो उनकी राजकीय भाषा थी, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें किसानों को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो रैयत कह के पुकारा गया है। क्या कहा गया है बच्चे? रैयत किसानों को कहा गया है या फिर मुजारियन शब्द का प्रयोग करके इनको पुकारा गया है। किसको? किसानों को। 17वीं सदी के स्त्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चे, जो 17वीं सदी के जो ग्रंथ है ना, वो 2 प्रकार के किसानों की क्या करते हैं बच्चे? चर्चा करते हैं। पहले कौन से? खुदकास्त और पाही कास्त, 2 प्रकार के किसानों की चर्चा की गई है। किसमें बच्चे? तो मुगल कालीन जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जो स्त्रोत हैं मुगल काल के ऐतिहासिक स्त्रोत, उनमें 2 प्रकार के किसानों की क्या की गई? चर्चा। आप लोगों से ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से बच्चे? तो खुद कास्त और पाही कास्त जैसे किसानों की यहां पर चर्चा की गई है। अब खुद कास्त और पाही कास्त क्या है बच्चे? तो जो खुद कास्त है, ठीक है, खुद कास्त क्या है बच्चे? तो पहले किस्म के वे वैसे किसान है बच्चे, वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। ठीक है बच्चे, खुद कास्त किसान किस किस्म के किसान थे? वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन होती थी। ठीक है बच्चे, तो जहां वो रहते थे, जहां वहीं उनकी जमीन होती थी, ऐसे किसान क्या कहलाते थे? खुद कास्त कहलाते थे। वही पाई कास्त कौन होते थे बच्चे? तो दूसरे किस्म के किसान वे थे जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक है, लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे। अगर करो की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिले और मजबूत भी, तो अकाल भूखमरी के बाद भी आर्थिक परेशानी से निपटते थे। ठीक है बच्चे, तो सुनना, ये क्या है? तो जहां उनके घर होते थे, ठीक है, जहां उनका गांव होता था वही जमीन होती थी, उसको खुद कास्त किसान कहा जाता था। तो पाही कास्त किसे कहा था? ये खेतीहर मजदूर होते थे। ये जमीन को लीज पे ले लिया करते थे और उस पे खेती करते थे और उसपे फिर जिससे भी वो जमीन लेते थे उसमें आधा आधा क्या कर दिया करते थे? लोग बांट लिया करते थे। ठीक है बच्चे, तो ये गांव में खेती को क्या करते थे? ठेके पे लेते थे। इन्हीं को क्या कहा गया है इस मुगल कालीन साहित्य के अंदर? तो पाही कास्त, इस प्रकार के किसानों को यहां पर कहा गया है। ठीक है बच्चे, समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चढ़ के चर्चा करें बच्चे। अभी हम लोग इसमें उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था।
ठीक है बच्चे, यहां क्या कहा जा रहा है कि इस काल में उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल या 2 हल से ज्यादा कुछ होता होगा। समझ रहे हैं? तो किसान की हालत पे यहां पे प्रकाश डाला जा रहा है कि जो किसान होते थे, ठीक है, इस काल में उनके पास शायद ही एक जोड़ी बैल या 2 हल उनके पास होते होंगे, ज्यादातर के पास इनसे भी कम होता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत, व्यक्तिगत मिल्कियत का मतलब क्या? मिल्कियत शब्द क्या होता है बच्चे? तो मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति, निजी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, तो खेती जो होती थी व्यक्तिगत मिल्कियत मतलब निजी संपदा, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जो जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। कृषि उत्पादन में ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार या उनकी गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी महामारी के बावजूद लगभग 5 करोड़ आबादी क्या हो गई बच्चे? बढ़ गई। और 200 वर्षों में यहां करीब करीब 33% बढ़ोतरी यहां पर होती रही। क्या बात हो रही बच्चे यहां पर कि कृषि उत्पादन में ऐसी ही विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा यह हुआ बच्चे कि धीरे धीरे क्या हुई, यहां पर आबादी बढ़ गई इस काल में, और इतनी बढ़ गई कि तमाम भूखमरी और महामारी आने के बावजूद भी 5 करोड़ जनसंख्या में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। और 200 वर्षों में करीब 33% हम लोगों को इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या आ रहा है बच्चे कृषि में? अब इस काल में कृषि में हम लोगों ने देखा 2 प्रकार के, आप लोगों ने कृषि देखे यहां पर। अब यहां पर देखिए हम लोग कृषि के बाद भू राजस्व प्रणाली क्या थी? ठीक है, कर कैसे वसूला जाता था? ठीक है बच्चे, किस प्रकार से कर वसूला जाता था? ठीक है, तो भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे। कितने चरण थे बच्चे? तो भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे, एक कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। पहले तो इनको हम लोगों को समझना होगा। ठीक है बच्चे, भू राजस्व प्रणाली पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण होते थे, एक कर का निर्धारण और एक वास्तविक वसूली। ठीक है बच्चे, कर का निर्धारण उदाहरण के तौर पे क्या कि फलाना राजा ने 1/3 टैक्स लगा दिया। ठीक है, जैसे अकबर ने लगा दिया 1/3 टैक्स, तो क्या वास्तव में वो किसान 1/3 दे पाए? मतलब वास्तव में, ठीक है, किसान पता चले अकाल पड़ गया उसकी जमीन पे, 1/3 दे ही नहीं पाएगा, तो उससे भी कम देगा, तो वास्तविक वसूली कितनी हुई? तो सुनना आप लोग आगे। जमा निर्धारित रकम थी। जमा किसे कहते थे बच्चे? जो निर्धारित रकम होती थी। और हासिल सचमुच में वसूली गई रकम को कहते थे। जमा मतलब समझ रहे ना, निर्धारित रकम, जो टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था उसको मुगल काल में क्या कहा जाता था? जमा कहा जाता था। और हासिल किसे कहा जाता था बच्चे? हासिल कहा जाता था जो सचमुच में जमींदारों के द्वारा क्या कर दिया जाता था? वसूल लिया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा रखने की कोशिश करता था। क्या करता था बच्चे? राजस्व निर्धारित करते समय राज्य, जो राजा होता था बच्चे, ठीक है, वो क्या करता था? अपना हिस्सा ज्यादा रखने की कोशिश करता था। मगर स्थानीय हालत की वजह से, ये वजह है बच्चे, हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं होता था। मैंने ये कहा था कि टैक्स लगा दिया, लेकिन वास्तव में कितनी वसूली हुई उसी को क्या कहा जाएगा? हासिल कहा जाएगा। निर्धारित कुछ भी कर दिया जाए, समझ रहे हैं, लेकिन हासिल कितना हुआ। तो कई बार क्या हो जाते थे बच्चे? हालात खराब हो जाते थे, भूखमरी बढ़ गई, महामारी आ गई, तो जनता इतना टैक्स पे ही नहीं कर पाएगी। तो इस काल के यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, मुगल काल में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई थी। ठीक है बच्चे, क्या बात हो रही? मुगल काल में जुती हुई जमीन और जोतने लायक दोनों की क्या की गई थी? नपाई की गई थी। अकबर की बात करें बच्चे, तो अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने, किसने बच्चे? अबुल फजल ने आईनाए अकबरी में, किसमें? आईनाए अकबरी में ऐसी जमीनों की सभी आंकड़ों का क्या किया है? संकलन किया है। ठीक है बच्चे, अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईनाए अकबरी में, ये आइन मतलब क्या है बच्चे? आईनाए अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का क्या किया है? संकलन किया। सभी ऐसी जमीनों का क्या किया है? उन्होंने उल्लेख किया है। कहां? अपनी किताब के अंदर। और उसके बाद के बादशाहों के शासन काल में भी जमीन की नपाई के प्रयास हम लोगों को जारी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब देखोगे 1565 में, आगे अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं बच्चे हम लोग,
किस पे? अभी हम लोग भू राजस्व प्रणाली पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब आगे देखो, ठीक है। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। खेतीहरों मतलब जो जमीन ठेके पर लेके जो करते थे, खेती करते थे, ठीक है, उनकी सालाना संख्या का क्या रखा जाए बच्चे? ठीक है, संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई, ठीक है, सफलतापूर्वक, ठीक है, नहीं हुई, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हो पाई। बच्चों 1665 में औरंगजेब ने क्या दिया था? अपने राजस्व कर्मचारियों को भी आदेश दिया था कि वो क्या करे कि जो गांव में जो खेतीहर हैं उनकी सालाना संख्या का क्या रखा जाए? हिसाब रखा जाए। लेकिन जो राजस्व कर्मचारी थे उसके बावजूद वो क्या नहीं कर पाए? इसकी नपाई सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उपमहाद्वीप का कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे थे। किससे घिरे थे? जंगलों से। तो उनको नापने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था बच्चे? सामना यहां पर उन्हें करना पड़ता था। अब बात करें इस काल में भूमि के प्रकार कितने थे। किसकी बात करें बच्चे? हम लोग भूमि के प्रकार हम लोग देखें तो भूमि के हम लोगों को प्रकार देखोगे, एक भूमि होती थी पोलज। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों से जो पिछली बार सीयूटी में एग्जाम पूछे गए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। पोलज किसे कहा जाता था? ठीक है, परोती। एक भूमि का प्रकार कैसा था बच्चे? मुगल काल में परोती होता था। ठीक है, एक चचर, ठीक है, और एक बंजर। 4 प्रकार की आप लोगों को भूमि देखने को मिलेगी मुगल काल के अंदर। ठीक है बच्चे, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग पोलज। पोलज क्या थी? वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसमें कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। समझ रहे हैं बच्चे? पोलज किसे कहा जाता है? जिसमें पूरे साल भर क्या ली जाती है? फसलें ली जाती हैं और उसे साल भर ही खाली नहीं छोड़ा जाता। इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है? तो पोलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे इसे? तो पोलज यहां पर कहा जाता है। चलिए अब बात करें परोती। अगली भूमि कौन सी देखने को मिलती है बच्चे? परोती देखने को मिलती है। वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सके। तो बच्चे सुनना, परोती भूमि किसे कहा जाता था? कि ऐसी भूमि जिसको कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता था। किस लिए? क्योंकि वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो चुकी होती है, तो वो वापस से अपना जो फर्टाइल सिस्टम है उसको क्या कर सके? रीजनरेट कर सके। इसलिए उसमें क्या व्यवस्था की जाती थी? उसको परोती छोड़ दी जाती थी। तो मुगल काल में परोती भूमि उसे ही कहा जाता था जो खाली छोड़ दी जाती थी कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि वो वापस से अपनी जो उर्वरक क्षमता है जो खो चुकी है उसको वापस हासिल कर सके। ठीक है बच्चे, अगली भूमि क्या है बच्चे? तो चाचर है। अगली भूमि क्या देखने को मिलती है हम लोगों को? चाचर भूमि देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या होती है बच्चे? वह जमीन जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती है। ठीक है, चाचर किसे कहा जाता था बच्चे? वह जमीन जो 3-4 वर्षों के लिए क्या रहती थी? खाली रहती थी। ऐसी भूमि को चाचर कहा जाता था। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था बच्चे? तो चाचर कहा जाता था। अगली भूमि की बात करें बच्चे, अगली भूमि क्या है? तो अगली भूमि है बंजर। अब नाम में ही इसमें क्या है बच्चे? बंजर। ठीक है, वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो उसको क्या कहा जाता था? बंजर। ठीक है बच्चे, जिस पे 5 या उससे अधिक वर्षों से भूमि नहीं, मतलब उस भूमि पर कृषि नहीं की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो इस प्रकार की भूमि को बंजर कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चे? तो ऐसी भूमि को यहां पर बंजर कहा जाता था। ठीक है बच्चे, अब आगे चल के हम लोग चर्चा करें। अब एक चीज और बताऊं बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब देखना, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण करने की कौन कौन सी हम लोगों को पद्धतियां देखने को मिलती हैं। किस पे चर्चा कर रहा हूं बच्चे? भू राजस्व। ठीक है बच्चे, भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां कौन कौन सी थी? ठीक है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण करने की पद्धतियां कौन कौन सी थी बच्चे? तो एक आप लोगों को लंक बटाई देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चे? लंक बटाई। एक आप लोगों को गल्ला बटाई देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, गल्ला बटाई देखने को मिलेगी। एक आप लोगों को करोड़ी पद्धति देखने को मिलेगी। कौन सी पद्धति? करोड़ी। एक आप लोगों को जब्ती व्यवस्था देखने को मिलेगी। जब्ती को ही दहसाला कहा जाता है। यह अकबर के द्वारा क्या की गई थी? निर्मित की गई थी। तो कई सारी भू राजस्व निर्धारण करने की आप लोगों को पद्धतियां देखने को मिलती हैं जो कि आप लोगों को मुगल काल में आप लोगों को आती हुई दिखाई देती हैं।
फिर से बता दूं बच्चे, इस काल में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर मुगल कालीन किसानी व्यवस्था पे चर्चा करनी है, जमींदारी पे, ये सारा हम लोग उसी काल की ये व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि मुगल काल में जो भू राजस्व हम लोगों ने देखा, भूमि के प्रकार देखे, तो भू राजस्व का निर्धारण तो उसके लिए अलग अलग पद्धतियां थी। जैसे लंका बटाई में क्या होता था कि जो खेती बोई जाती थी बच्चे, ठीक है, उसके बाद जब तैयार हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद जो राजा होता था उसमें और किसानों के बीच क्या कर दी जाती थी, इसको बांट लिया जाता था। करोड़ी पहले से ही ठेके पे उठा दी जाती थी। ठीक है, करोड़ी 1 करोड़ उसको करोड़ी इसलिए कहा जाता है कि उसका दाम पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता था 1 करोड़, तो उसको करोड़ी पद्धति कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद एक जब्ती देखने को मिलेगी जिसको दहसाला भी कहा जाता है। अकबर की इस दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को बनाने का श्रेय जो जाता है अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल को जाता है। वैसे में जब आप लोगों को अगला जो वनशॉट आप लोगों को आएगा उसमें जो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से इन सारी चीजों पर क्या करूंगा बच्चे, मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को कौन बनाएगा, अकबर, तो वहां और अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो क्या थी दहसाला बंदोबस्त, वैसे आप लोग बता दूं मैं कि किसने क्रिएट की, तो अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। बड़ी अच्छी व्यवस्था मानी गई, सबसे सफल व्यवस्था मानी गई अकबर के शासनकाल की। इसमें क्या किया गया था, अकबर ने इसका जो भू राजस्व निर्धारण किया था बच्चे दहसाला में, अकबर ने पिछले 10 सालों में जो अलग अलग समय में जो अलग अलग फसलें रही, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, उनका उस सिंगल वर्ष में उनका औसत निकाला पिछले 10 वर्ष का सभी फसलों का, और वर्तमान में उनके मूल्य का औसत निकाल के फिर भू राजस्व निर्धारण किया। ठीक है बच्चे, और कितना भू राजस्व निर्धारण किया गया था अकबर के द्वारा जब्ती या दहसाला में, तो 1/3, ठीक है, उसके द्वारा उपज का 1/3 भाग अकबर के द्वारा यहां पर लिया गया था, किसमें, तो जब्ती प्रणाली में। तो ये मुगल कालीन कुछ भू राजस्व निर्धारण की हम लोगों को क्या देखने को मिलती है बच्चे, तो पद्धतियां हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो अब सिंचाई और यहाँ की तकनीक टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात कर लें। किस पे बात कर लें बच्चे, हम लोग मुगल कालीन सिंचाई और तकनीक पे बात करें तो बाबरनामा के अनुसार, किसके अनुसार बच्चे, बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत ही जमीन थी। ठीक है, बाबरनामा में, ठीक है, क्या कह रहा है बाबर बच्चे कि हिंदुस्तान से, ठीक है, हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत सारी जमीन थी, लेकिन सुनना बच्चों, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। क्या कह रहा है बच्चे बाबरनामा के अंदर बाबर, ठीक है बच्चे, बाबर की बात करें तो बाबर क्या कह रहा है बच्चे, बाबर के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत सारी जमीन थी, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। समझ रहे ना बच्चे, मतलब खेतों के अंदर पानी ना गिरने की स्थिति में पानी कैसे पहुंचा जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। वह इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या कह रहा है फिर वो आगे चलकर कि फसल को उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मतलब पानी खूब था। ठीक, चलिए, शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, और हैरानी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। समझ रहे हैं बच्चे, क्या कह रहा है बाबर इसके अंदर, बाबरनामा में कहता है कि हिंदुस्तान खेती के लायक बहुत सारी जमीन थी, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि पानी की इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है बच्चे वो कि यहां, ठीक है, बाबरनामा के अंदर कि शरद ऋतु की फसलें तो बारिश के पानी से ही क्या हो जाती थी, पैदा हो जाती थी, लेकिन बात करें हम लोग कि जो बसंत ऋतु की जो फसलें होती थी वो तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी तब भी क्या हो जाती थी बच्चे, पैदा। ये सारा विवरण किसने दिया बच्चे, तो बाबर ने अपनी किताब के अंदर लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर बच्चे। अब सिंचाई तकनीक में और आगे बढ़े। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियां या रिहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। आगे बाबर क्या कहता है बाबरनामा में बच्चे, ठीक है, क्या कहता है, फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। ठीक है, लाहौर देपालपुर, ये दोनों कहां हैं बच्चे, दोनों आज के पाकिस्तान में है। ठीक है बच्चे, यह मैंने लिखा भी है। ठीक है, लाहौर और देपालपुर और ऐसी दूसरी जगहों पर भी लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। ये सारा विवरण बाबरनामा ने अपनी किताब, ठीक है, जो बाबर ने किताब लिखी बाबरनामा, उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करें मुगल कालीन फसलों पे, किस पे चर्चा करें बच्चे, हम लोग मुगल कालीन फसलों पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखो इसमें
साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। ठीक है बच्चे, साल में कितनी फसलें होती थी? तो साल में कम से कम 2 फसलें होती थी, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे। वहां तो साल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी। ठीक है बच्चे, वहां तो साल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, पैदावार में विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए आयनाए अकबरी से हमें पता चलता है कि दोनों मौसमों को मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50% किस्म आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर से आप लोगों से बात करें। हम लोग इस फसलों की चर्चा कर रहे हैं बच्चे। तो साल में कम से कम 2 फसलें तो पैदा होती थी, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त क्या थे? मौजूद थे। वहां तो साल में 3 बार भी फसलें उगाई जाती थी। कहां? जहां बारिश और सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध थे। ठीक है, पैदावार में विविधता पाई जाती थी। ठीक है, उदाहरण के लिए आयना अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम में मिलाकर मुगल प्रांत जैसे आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत के अंदर 43 किस्म की फसलें पैदा की जाती थी। ठीक है, बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा होती थी। आप लोग देखोगे ना, तो वर्तमान में भी भारत में सबसे ज्यादा कहीं चावल होता है तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आता है। और मुगल काल में भी चावल का जो हब है वो कौन है? पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। कुल चावल की ही 50 किस्में हो रही हैं। ठीक है, कितनी किस्में? तो चावल की ही 50 किस्में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए बच्चे, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब फसलों में और आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चे हम लोग। अभी फसलों पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अब मुगल कालीन स्त्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें, ठीक है, मतलब हम लोग बात करें जो फसलों के जीन होते थे, सर्वोत्तम फसलें। ठीक है, सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता है बच्चे? तो जिन्स ए कामिल कह के पुकारा गया है। किसमें? मुगल कालीन स्त्रोतों में। ठीक है, सर्वोत्तम जो फसलें मिली हैं। मध्य भारत और दक्षिण के पठार में फैली हुई जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। ठीक है बच्चे, मुगल कालीन जो ग्रंथ हैं, जैसे आयना अकबरी हुआ, जैसे बाबरनामा हुआ बच्चे, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कह के पुकारा जा रहा है। और इन्हीं में क्या कहा गया कि जो मध्य भारत है, क्या है बच्चे? मध्य भारत और दक्षिण के पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, कैसे टुकड़े बच्चे? जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी बच्चे? तो बड़े बड़े टुकड़ों पर यहां पर कपास उगाई जाती थी। ठीक है, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। जबकि बंगाल किसके लिए फेमस था बच्चे? तो अपनी चीनी के लिए मशहूर था। ठीक है, तिलहन जैसे सरसों, ठीक है, तिलहन में क्या बच्चे? ये सरसों और दलहन की नकदी फसलों में आती थी। ठीक है बच्चे, चलिए, कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। ठीक है, जिन्स ए कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें थी। ठीक है बच्चे, तो कपास और गन्ना इस काल की सर्वोत्तम फसलों में हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं ग्रंथ मुगल कालीन के? जो मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए क्या देता था बच्चे? तो बढ़ावा देता था। कैसी? कपास, गन्ना, ठीक है, जो सर्वोत्तम किस्म की फसलें होती थी उनके, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा क्या मिलता था बच्चे? कर मिलता था। ठीक है, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची, जैसे मक्का। ठीक है, भारत में अफ्रीका पाकिस्तान के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। ठीक है बच्चे, क्या बात हो रही है हम लोगों की इसमें? ठीक है, मुगल कालीन तो 17वीं सदी में दुनिया की अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें, और इन 17वीं सदी में इन नई फसलों को भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो यूरोपियन कंपनी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीस हो। ठीक है, अब देखो मक्का हम लोगों को अमेरिकन एक पौधा देखने को मिलता है। कैसा पौधा देखने को मिलता है? एक अमेरिकन पौधा हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये मक्का हम लोगों को जब भारत पहुंचा ना, तो ये किस रास्ते से? अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते से भारत आया। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक इसकी गिनती आप लोग देखोगे तो भारत के या पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में हम लोगों को होती हुई दिखाई देती है। किसकी? मक्के की। ठीक है बच्चे, आगे देखो।
टमाटर, आलू, मिर्च और सब्जियां नई दुनिया से लाई गई थी। नई दुनिया मतलब बाहर से लाई गई थी मुगल काल में। ठीक है, अनानास और पपीता जैसे फल भी वही सब आए हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जो टमाटर आप लोगों को देखने को मिलता है वर्तमान में, ठीक है, जो आलू है, मिर्च है बच्चे, ठीक है, अनानास है, पपीता है, ये सब हम लोगों को बाहरी फसलें देखने को मिलती हैं। और ये बाहर से जो कंपनियां आई थी, जो अंग्रेज आए थे या पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी, स्वीडिश आए थे बच्चे, यही इन सारी फसलों को भारत में लाने का इनको श्रेय हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे चर्चा करें बच्चे। अब आगे, अब तंबाकू का प्रसार। ठीक है, अभी फसलों में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं तंबाकू पे। ठीक है बच्चे, चलिए तंबाकू, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। सबसे पहले कहां पहुंचा बच्चे? दक्कन मतलब दक्षिण भारत। कहां पहुंचा बच्चे ये? तो ये दक्षिण भारत हम लोगों को पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कौन लाया इसको बच्चे, तंबाकू को? तो तंबाकू को पुर्तगाली लेकर आए। कौन लेकर आए बच्चे? तो भारत में पुर्तगाली तंबाकू को लेकर आए। कहां से लेकर आए? तो ये हम लोगों को ब्राजील का एक पौधा देखने को मिलता है। कहां का पौधा है बच्चे तंबाकू? ब्राजील का पौधा देखने को मिलता है। और पुर्तगाली ब्राजील से इसको कहां लेकर आए? दक्षिण भारत अर्थात दक्कन लेके पहुंचे। वहां से 17वीं सदी की शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। ठीक है बच्चे, दक्षिण भारत से ही फिर आगे चल के इसको कहां लाया गया? तो उत्तर भारत लाया गया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चल के, लेकिन अभी सुनना, ये तंबाकू आगे चल के धीरे 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 भारत के लिए जहर हम लोगों को साबित होती हुई दिखाई देगी। जहांगीर तो इतना ज्यादा चिढ़ जाएगा कि इस पे प्रतिबंध तक लगाने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आईना अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। समझ रहे हैं बच्चे? आयनाए अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में, आयनाए अकबरी क्या कहती है? वो उसकी लिस्ट में तंबाकू का उसने जिक्र किया ही नहीं बच्चे। ये लाइन कहने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखी थी। ठीक है बच्चे, अकबर और उसके जितने भी अभिजात थे, मतलब उसके जो सामंत थे या उसके जमींदार थे, उन्होंने पहली बार 1604 में पहली बार क्या देखी थी? तंबाकू देखी थी। ठीक है बच्चे, क्योंकि अकबर भी ज्यादा समय थोड़ी हुआ था अकबर को पुर्तगालियों से मिले। बच्चे अकबर कब मिला था पुर्तगालियों से? तो 1599 में, जब वो गुजरात अभियान पे गया था ना 1599 में। ठीक है, तो तभी वो किससे मिला था? तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुर्तगालियों से वो मिला था। ठीक है बच्चे, तो पहली बार तंबाकू उसके द्वारा देखी गई थी। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू, धूम्रपान, हुक्का या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा होगा। ठीक है बच्चे, ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू, धूम्रपान करने की लत ने भी क्या पकड़ा होगा? जोर पकड़ा होगा। कब बच्चे? जब तंबाकू हम लोगों को भारत में धीरे धीरे फैलती हुई दिखाई देगी, और जब ये धूम्रपान ये जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी, नशे की लत आती हुई दिखाई देगी। तो अब आगे देखो, जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित था। क्या बच्चे? जहांगीर क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? कि इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर क्या लगा दिया बच्चे? पाबंदी लगा दी। लेकिन यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती मतलब उसकी होने लगी, व्यापार उद्योग की मुख्य वस्तुओं में से एक हम लोगों को बनती हुई दिखाई दी। बच्चों, जहांगीर ने प्रयास जरूर किया तंबाकू का, लेकिन उसका प्रतिबंध का तंबाकू पर, लेकिन उसका प्रतिबंध बेअसर हम लोगों को देखने को मिला। इससे मतलब ये बेअसर साबित कैसे हुआ? तो क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक आप लोग देखोगे तंबाकू पूरे भारत में इसकी खेती होने लगी, उसका व्यापार होने लगा, उसका उपयोग होने लगा, और ये भारत की प्रमुख एक व्यापार की वस्तु हम लोगों को ये बनती हुई दिखाई दी। कौन दी बच्चे? तंबाकू। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चे मुगल कालीन किसकी? फसलों की। ये फसलें हम लोगों की कंप्लीट हुई हैं। अब हम लोगों को चर्चा करना है मुगल कालीन पंचायत और मुखिया पे। किस पे चर्चा करनी है बच्चे? तो जो 16वीं से 17वीं सदी के पंचायत और मुखिया जो व्यवस्था थी गांव की, उस पे अब हम लोगों को क्या करनी है? चर्चा करनी है। क्या करनी है बच्चे? हम लोगों को अब इस पे चर्चा करनी है। 2 सेकंड रुकना है बच्चों। सुनना, गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी जमीन के पुश्तैनी अधिकार होते थे। ठीक है बच्चे, क्या बात हो रही है? गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन के पुश्तैनी अधिकार होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे,
वहां अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। ठीक है, जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां की पंचायतों में अक्सर क्या पाई जाती थी बच्चे, तो हम लोगों को विविधता देखने को मिलती है। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी, ठीक है, नुमाइंदगी मतलब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि नेतृत्व की बात होती थी। ठीक है, छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। ठीक है, पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। ठीक है बच्चे, चलिए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकदम या मंडल कहा जाता था। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मुगल काल में पंचायत का जो मुखिया होता था या गांव का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, तो मुकदम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुकदम कहा जाता था। और मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। ठीक है बच्चे, कि जो गांव का जो पंचायत का जो मुखिया होता था बच्चे, ठीक है, उसको मुकदम कहा जाता था। मुखिया का चुनाव कौन करते थे, तो गांव के बुजुर्ग लोग करते थे। इसके बाद चुनाव के बाद अनुमति लेना पड़ती थी किससे, तो जमींदार से। ठीक है बच्चे, तो ये सिस्टम चल रहा है गांव के अंदर, पंचायती व्यवस्था और मुखिया की बात चल रहे थे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ गए। मुखिया अपने ओहदे मतलब पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। ठीक है बच्चे, बुजुर्ग ही उसको नियुक्त करते थे और वही उसको क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। आगे, गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। ठीक है बच्चे, पटवारी का पद भी यहां आ चुका था मुगल काल में। क्या आ चुका था बच्चे, पटवारी का पद भी मुगल काल में आ चुका था। अब इस लाइन को फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बच्चे, गांव की आमदनी मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका पूरा बायोडाटा किसको बनवाना होता था, मुखिया को बनवाना होता था। ठीक है, और इसमें उसकी जो मदद करता था बच्चे, वो पटवारी करता था। कौन करता था, पटवारी। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति का योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खेती खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। ठीक है बच्चे, इस लाइन का अर्थ आप लोगों को मैं बता दूं। इस लाइन का अर्थ है बच्चे कि पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें गांव का हर व्यक्ति क्या करता था, अपना योगदान देता था। ठीक है, लेकिन इस खजाने से ही उन अधिकारी, जो मतलब कोई मुगल अधिकारी है वो गांव के अंदर आया तो उसकी जो खातेदारी, उसको नाश्ता पानी जो करवाया जाएगा वो इसी खजाने से करवाया जाता था। ठीक है, चलिए, अब पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर तो रहे हैं ना। ठीक है, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें भी पंचायत को देखना होती थी। ठीक है, यही उसका एक प्रमुख काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामीण दस्तकार पे चर्चा करनी है। किस पे चर्चा करनी, पंचायत के बाद बच्चे अगली हेडिंग आ रही है हम लोगों की 16वीं से 17वीं सदी में हम लोगों को ग्रामीण दस्तकार हम लोगों को देखना है। दस्तकार किसे कहा जाता है बच्चे, तो दस्तकार के अंतर्गत आते थे कुम्हार, लोहार, बढ़ाईकार और नाई हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, दस्तकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करें, इस मुगल कालीन गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। ठीक है, जो मुगल कालीन जो काल था बच्चे, इसमें गांव के अंदर जो दस्तकार होते थे ये काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर हम लोगों को दस्तकारों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुम्हार, लोहार, बढ़ाईकार, नाई, यहाँ तक कि सोनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। ठीक है बच्चे, कुम्हार हम लोगों को, लोहार, बढ़ाईकार, नाई और सुनार जैसे जो लोग होते थे बच्चे, ठीक है, ये गांव के लोगों को ही अपनी क्या देते थे, सेवा देते थे और उस सेवा के बदले जो गांव के लोग होते थे एक कोई विशेष अपनी अदायगी वहां पर पेश किया करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी चीज जमीन जो खेती के लायक होने के बावजूद भी बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी यह शायद पंचायत ही तय करती थी। ठीक है बच्चे, इन लोगों को, कुम्हार और इन लोगों को किस रूप में
वो अदायगी की जाएगी, इसकी भी जो निर्धारण होता था ये शायद तक कौन करता था बच्चे, तो पंचायत के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता था। वो किस प्रकार यहाँ चीजें दी जाती थी बच्चे, ठीक है, तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा दे दिया जाता था जिसपे क्या नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी, कोई बंजर पड़ा है वो क्या दे दिया, इनको सेवा के बदले में दे दिया। ठीक है, चलिए ये ग्रामीण दस्तकारों की स्थिति थी। चलिए अब ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, किसकी चर्चा करना है बच्चे हम लोगों को, ग्राम समुदायों में। ठीक है, ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। मुगल काल में ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखना है। देखो मुगल काल में मर्द खेत जोतते थे और महिलाएं बुआई, निराई, गुड़ाई और कटाई करती थी, और साथ ही साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम भी करती थी। दाना निकालना मतलब मड़ाई। ठीक है बच्चे, मड़ाई तक का काम यही करती। सिर्फ जो मर्द होते थे बच्चे, पुरुष होते थे, वो सिर्फ क्या करते थे, खेत जोतते थे। इसके बाद खेतों को, ठीक है, हम लोग देखें तो निराई, उसकी बुआई, फिर उसकी गुड़ाई, कटाई और मड़ाई, ये सारे काम कहीं ना कहीं किसके थे, तो ये महिलाओं के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहाँ, तो मुगल काल में। आगे चल के बात करें, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर क्या थे, निर्भर थे। ठीक है, तो बच्चों सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, ठीक है, और उसको गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करने जैसे दस्तकारी के काम भी इस काल में किससे कराए जाते थे, तो महिलाओं से कराए जाते थे। ठीक है, चलिए किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। ठीक है बच्चे, किसान और दस्तकार। ठीक है बच्चे, कोई किसान महिला है या कोई दस्तकार महिला है, जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि ये नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाजारों में भी ये अपने सामान को बेचने जाया करती थी। ठीक है बच्चे, कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। ठीक है बच्चे, ठीक है, कई ग्रामीण ऐसे समुदाय थे मुगल काल में बच्चों, ठीक है, वहां पर शादी करने के लिए दुल्हन की एक निश्चित क्या देना होती थी, रकम देना होती थी। ठीक है, ना कि दहेज की। तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को क्या माना गया था, वैध माना यहाँ पर जाता था, मतलब वो शादी कर सकते हैं। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार भी आप लोगों को मुगल काल में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, महिलाएं संपत्ति विरासत में भी क्या कर सकती थी, मुगल काल में पा सकती थी। तो ये हम लोगों ने बात की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे। अब आगे बढ़े, जंगल और कबीलों पे चर्चा कर लें। किस पे चर्चा कर लें बच्चे, जंगल और कबीलों पे चर्चा कर लें कि जंगल और कबीले कैसे होते थे इस काल में, 16वीं से 17वीं सदी अर्थात मुगल काल में। ठीक है, तो समसामयिक रचनाओं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, समसामयिक मतलब आप लोग देखोगे ना कि जो करंट में जो किताबें आप लोगों की देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये किताबें जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जंगली शब्द का क्या करते हैं बच्चे, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जंगली होने का मतलब क्या है बच्चे, तो सभ्यता का ना होना, बिल्कुल नहीं था। ठीक है बच्चे, बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जंगली होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि सभ्यता का ना होना, परंतु आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग कि जंगली किसे कहते हैं, जो इसकी कोई सभ्यता ना हो। ठीक है बच्चे, उसी को हम लोग, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। उदाहरण के तौर पर बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के मौसम में खेती की जाती थी, शरद व जाड़ों के महीनों में शिकार किए जाते थे। सुनना बच्चों, जंगल और कबीलों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ये इस पेरा के अंदर कहने का प्रयास है बच्चे कि वर्तमान में जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें जंगल में रहने वाले को क्या किस शब्द से संबोधित किया जाता है, जंगली। और जंगली का शाब्दिक अर्थ क्या निकालता है कि क्या निकालते हैं कि जिसकी कोई सभ्यता ना हो, तो ऐसा कतई नहीं है। यहाँ जंगली किसे कहा जाता था बच्चे, तो जहाँ जंगली उस व्यक्ति को कहा जाता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों से,
ठीक है बच्चे, जंगल के उत्पादों से, शिकार से और स्थानांतरित खेती से होता था, उसी को क्या कहा जाता था, यहाँ पर जंगली कहा जाता था। उसे नहीं कहा जाता था जिसकी सभ्यता ना हो। ठीक है बच्चे, उदाहरण के तौर पे आप लोग देखोगे तो यहाँ के लोगों को बसंत के मौसम में, कौन से मौसम में बच्चे, तो बसंत के मौसम में ये लोग जंगल के उत्पाद इकट्ठे किया करते थे बसंत के मौसम में। गर्मियों में ये लोग मछली पकड़ते थे बच्चे, उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। मानसून के महीने में खेती करते थे बच्चे, और शरद व जाड़ों के महीनों में ये क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, चलिए आगे चले बच्चे, हम लोग आगे चल के चर्चा करें। अब जहां तक राज्य का सवाल है, मुगल राज्य का, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। ठीक है बच्चे, जहां तक हम किसकी बात करें, मुगल राज्य की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जंगल जो होते थे वो उलटफेर वाला इलाका था, यानी बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। बाबर लिखता है, ठीक है, बाबर अपनी किताब में क्या लिखता है, बाबरनामा के अंदर, ठीक है, वो लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे विद्रोही छिपते थे। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबरनामा में, बाबर के जो जंगल थे एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे विद्रोही रहते थे और कर अदा करने से वे मुकर जाते थे। ठीक है, खेतों में कौन ढूंढेगा, जंगलों के अंदर कौन ढूंढेगा। ठीक है भैया, विद्रोही छुप गए वहां पर। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसके लिए भी वो जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथियों को ही शामिल होते थे या हाथियों को ही शामिल करते थे। ठीक है बच्चे, तो ये बात हुई हम लोगों की मुगल काल में जंगल और कबीलों पे। ठीक है बच्चे, और रेफरेंस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया कि किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि बाबर ने अपनी किताब में जंगलों के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जमींदार और उनकी शक्ति, किस पे चर्चा करने वाले हैं बच्चे हम लोग, जमींदार क्या थे और उनकी पावर कहां से थी, उनकी पावर का सोर्स कहां छुपा था मुगल काल में, उस पे हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, जमींदार जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ठीक है बच्चे, जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह भी था कि वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी देते थे। ठीक है बच्चे, इसलिए उनको इतनी पावर यहां पर मिली हुई थी या सेवाएं मिली हुई थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत जमीन, इन्हें वे मिल्कियत कहते थे। क्या कहते थे बच्चे, मिल्कियत कहते थे। यानी हम लोग बात करें संपत्ति को ही मिल्कियत कहा जाता है। जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी के नाम पर कर सकते थे और इन्हें वे गिरवी भी रख सकते थे। समझ रहे हैं बच्चे, जमींदारों के पास इतनी पावर थी। ठीक है, सुनना, जमींदार क्या थे बच्चे, वे अपनी जमीन के मालिक होते थे। क्या होते थे बच्चे, वे अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत थी। गांव के अंदर जमींदार होना मतलब, ठीक है, सबसे उच्च हाई क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से कुछ खास सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी उसे यहां पर मिली हुई थी क्योंकि उसके पास खूब सारी क्या थी, जमीन थी। ठीक है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था और दूसरा कारण हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि दूसरा कारण यह भी था कि राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी जमींदार यहां पर उपलब्ध कराते थे। ठीक है, जमींदारों की समृद्धि की वजह क्या थी, तो उनकी विस्तृत जमीन, जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन होती थी। ठीक है, इसी को वो मिल्कियत अर्थात अपनी संपत्ति कहते थे। ठीक है, यानी हम लोग बात करें उनकी संपत्ति। जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। अक्सर इन, ठीक है, जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर भी काम करते थे। जमींदार खुद खेती थोड़ी करेगा, वहां तो मजदूर काम करेंगे ना, तो उनकी जमीनों पर मजदूर क्या करते थे बच्चे, काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे या उनको गिरवी भी रख सकते थे। ठीक है बच्चे, इस पैरा का अर्थ आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़े बच्चे आप लोग इसी में। अब आगे क्या बात करें हम लोग इसमें, जमींदार और उनकी शक्तियों में। जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे या करते थे। ठीक है बच्चे, इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। ठीक है, सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थीं, जिनमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। ठीक है बच्चों, इस पैरा का अर्थ आप लोग समझना।
ठीक है बच्चे, जो जमींदार होते थे बच्चे, इनका मुख्य काम क्या होता था कि जो राज्य होता था, मुगल राज्य, इसकी तरफ से उन्हें टैक्स वसूलने की क्या मिलती थी बच्चे, छूट मिलती थी। वो टैक्स वसूल के केंद्रीय खजाने में जमा करते थे और इस बदले में जो राज्य मतलब जो केंद्र होता था, मतलब मुगल राज्य होता था, वो इनको क्या देता था बच्चे, ठीक है, बदले में तो वो इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए इनको इनके पास एक सैनिक टुकड़ी देता था, सैनिक बहुत सारे सैनिक देता था, ठीक है, उसी के साथ उनको घुड़सवार देता था, तोपखाने देता था और पैदल सिपाहियों के लिए के जत्थे भी बहुत सारे देता था। तो जमींदार की पावर यहां छुपी थी, जमीन तो उनके पास खूब सारी थी और वहां मजदूरों से काम कराते थे, वहां से टैक्स वसूलते थे, कहां जमा करते थे, केंद्र में, और केंद्र इनको क्या देता था बच्चे, राज्य क्या देता था, मुगल राज्य क्या देता था इनको, तो सैनिक टुकड़ियां देता था। ठीक है, यही हम लोगों ने चर्चा की, घुड़सवार, तोपखाने और पैदल, खूब सारे पैदल सैनिक भी यहां पर उनको उपलब्ध कराता था। ठीक है बच्चे, चलिए आइए अब एक यहां पर नोट देखो। ठीक है, आईना अकबरी के मुताबिक मुगल काल में भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति, ठीक है, जमींदारों के पास कितनी सैन्य शक्ति थी, तो आईना अकबरी में क्या मिलता है बच्चे, तो आईना अकबरी में 3,84,558, ठीक है, यहां पर क्या बताए गए, घुड़सवार बताए गए, क्या बताए गए, घुड़सवार बताए गए, किसमें, आईना अकबरी के अंदर। किसके पास थे ये, जमींदारों के पास थे इतने। ठीक है, पैदल कितने थे बच्चे, तो पैदल आप लोगों को लगभग 42 देखने को मिलेंगे, हाथी कितने देखने को मिलेंगे, 4,260 देखने को मिलेंगे, तोप कितनी देखने को मिलेगी, 45 आप लोगों को देखने को मिलेगी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, मैं 1863 बच्चे क्या देखने को मिलेगी, हाथी देखने को मिलेंगे, 4,260 तोप देखने को मिलेगी, और नाव कितनी थी उनके पास, 45 नाव। ये आईना अकबरी ने लिखा है बच्चे कि जितने भी जो भारत में मुगल काल में जो जमींदार थे उनके पास इतनी इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, घुड़सवार इतने थे, ठीक है, पैदल सैनिक कितने थे, ठीक है, हाथी 1863 थे, तोप कितनी थी, तो 4260 थी, और नाव कितनी थी, तो 4500 हम लोगों को देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है बच्चे, तो 4500 हम लोगों को देखने को मिलती है। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, चलो अब सबसे लास्ट में अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को खत्म करने के साथ ही हम लोगों का ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, सीयूटी में इससे बाहर जाने वाला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले वाले वन शॉट में भी आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। सिर्फ इसके बाद आप लोगों को साथ में मैं लाइव सेशन लाऊंगा, एमसीक्यू लगाएंगे बहुत सारे। क्या करेंगे बच्चे, हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू लगाएंगे और आप लोगों का काम फटाफट अंदाज में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा कर लें बच्चे अर्थव्यवस्था पे। किस पे चर्चा कर लें, अर्थव्यवस्था। तो देखो, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं से 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यह साम्राज्य थे मिंग। ये मिंग कहाँ रहा, चीन में, सफवी कहाँ रहा, ईरान में, और ओटोमन हम लोगों को तुर्की में। बच्चे ये पेरा क्या कहना चाह रहा है कि ये पेरा कहना चाह रहा है कि मुगल साम्राज्य उन दुनिया के उस समय के उन साम्राज्यों में से आता है जो अपने साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए। कब, 16वीं से 17वीं, क्योंकि इसी मुगल साम्राज्य जब चल रहा था ना, उस समय आप लोग देखोगे ईरान में सफवी वंश चल रहा है, चीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिंग, और ओटोमन साम्राज्य आप लोगों को तुर्की में देखने को मिलेगा। तो ये चारों डायनेस्टी एक दूसरे के समकालीन थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य भी हम लोगों को एक मजबूत और कामयाब साम्राज्य देखने को मिलता है। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर, ठीक है, भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार की जीवांत जाल बिछाने में भी क्या की थी, मदद की थी। ठीक है बच्चे, ये जो सारे साम्राज्य बताए आपको चारों, इन साम्राज्यों की राजनीतिक जो स्थिरता थी, ठीक है, स्टेबिलिटी जो हम लोगों को देखने को मिलती है इन चारों साम्राज्य की, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मिंग हो, चाहे सफवी हो, चाहे वो ओटोमन हो। ठीक है, इसने क्या किया, चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जो जमीनी व्यापार था, इसका पूरा क्या बिछा दिया बच्चे, जाल बिछा दिया, और व्यापार इन चारों राज्यों के बीच में हम लोगों को खूब सारा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। खोजी यात्री मतलब सीधी बात है, वास्को डी गामा जैसे लोग, ठीक है, जिन्होंने भारत को नक्शे पे ला के दिया। ठीक है, ये कब की बात है बच्चे, 15वीं सदी की बात है। ठीक है, ऐसे ही बार्थोलोमियास की बात कर लें, मार्को पोलो की बात कर लें, कोलंबस की बात कर लें, कई सारे हम लोगों, कैप्टन कुक की बात कर लें जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को खोजा। ठीक है बच्चे, कई सारे हम लोगों को खोजी यात्री देखने को मिलते हैं। इन खोजी यात्रियों ने क्या किया, नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में क्या किया, भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में और भौगोलिक विविधता आई। तो दूसरी ओर एक
दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी भारत से विदेशों में प्रारंभ हम लोगों को होता हुआ दिखाई दिया। तो बच्चे ये बात हम लोगों की चल रही है अर्थव्यवस्था पे। किस पे चल रही है बच्चे हम लोगों की ये चर्चा? अर्थव्यवस्था पे हम लोगों की चल रही है। अब अर्थव्यवस्था में हम लोग देखें कि आगे चलकर अर्थव्यवस्था में चांदी का प्रवाह हुआ। किसका प्रवाह हुआ बच्चे? तो चांदी का हम लोगों को प्रवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, तो लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। ठीक है बच्चे, जब भारत से व्यापार हो रहा था ना, तो भारत की वस्तुओं के बदले में, किसके बदले में? भारत की वस्तु, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो आप लोगों को हाथी दांत की वस्तुएं हो, चाहे वो सूती वस्त्र हो, इनके बदले में, ठीक है, वहां से क्या आने लगी बच्चे? तो चांदी आने लगी। इस चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरह हम लोगों को खींच गया था। ठीक है, किसकी तरफ खींचता हुआ आया? भारत की तरफ खींचता हुआ आया। या भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यह चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। क्यों अच्छा था बच्चे? क्योंकि ये जो व्यापार में जो भारतीय वस्तुओं के बदले में चांदी आ रहा था ना, ये भारत के लिए अच्छा था। क्यों? क्योंकि भारत में चांदी के प्राकृतिक सोर्स नहीं थे, चांदी बड़े कम था भारत के अंदर। ठीक है, इसी के साथ एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार हुआ और सिक्के की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में भी क्या हुई बच्चे? आसानी हुई। तो अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी किसने? तो चांदी के प्रवाह ने। ये चांदी का प्रवाह हुआ कहां से मुगल काल में बच्चे? तो ये हम लोगों को होता हुआ दिखाई दिया कहां से? तो एशिया से। ठीक है, भारत की जो वस्तुएं थी, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो आप लोगों को सूती वस्त्र देखने को मिले, चाहे वो हाथी दांत की वस्तुएं देखने को मिले, इसी के बदले में हम लोगों को क्या आता हुआ दिखाई देगा? चांदी। और इससे क्या फायदे हुए? तो इससे फायदा ये हुआ कि मुगल शासकों को सिक्के ढालने और इनमें तो आसानी हुई, लेकिन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी दूसरी ओर मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में भी आसानी हुई। तो बच्चों, ये हम लोगों की चर्चा हुई, ठीक है, किसान, जमींदार और राज्य पे। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा ज्यादा इस वन शॉट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और आप लोग मेरा इंतजार करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में एमसीक्यू लेकर आऊंगा लाइव क्लासेस के अंदर। तो आप लोगों को, जिन जिन लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए, किस चीज की बच्चे? एमसीक्यू की, तो वो इस वन शॉट में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं।